नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 11 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इकाई क्रमांक 2 100 प्रबंधन कौशल, जिसे इंग्लिश में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। बच्चों, आज इसके अंदर हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 4, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 ताकत और कमजोरी का विश्लेषण का भाग 1, जिसमें हम लोगों ने देखा था ताकत और कमजोरी किसे कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं, साथ ही हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से हम खुद के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद सत्र क्रमांक 1 के भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा था योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण, ताकतों की पहचान, कमजोरियों को किस प्रकार से पहचान सकते हैं एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमें हमारी कमजोरियों और ताकत का पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 2 की, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था तैयारी और उसका महत्व क्या है, पोशाक और तैयारी के लिए दिशा निर्देश कौन कौन से हैं। साथ ही हमने देखा था सत्र क्रमांक 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 3 की, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, हाथ धोने के लिए आवश्यक चरण कौन कौन से हैं। साथ ही हमने सत्र क्रमांक 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देखा था। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 4, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे टीम में कार्य या टीम वर्क। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि टीम में कार्य किसे कहते हैं, टीम वर्क के कौन कौन से लाभ हैं एवं एक टीम में किस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, टीम में कार्य। जरा सोचिए कि आपके घर में कोई समारोह हो, परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं, काम को आपस में बांटते हैं और छोटे छोटे समूहों में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समारोह सफल हो। किसी भी गतिविधि की सफलता या विफलता टीम के समन्वय पर काम करने के तरीके पर निर्भर करती है। बच्चों, यदि हम किसी भी एक व्यक्ति पर पूरा का पूरा काम का बोझ डाल देते हैं तो वह काम तो पूरा होता ही नहीं है, साथ ही हम जिस तरीके का फंक्शन मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके के फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वह फंक्शन भी पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें जो भी काम है उसको कई सारे लोगों में छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए, ताकि एक बड़ा काम छोटे छोटे समूहों में बंट करके छोटा हो जाए एवं साथ में हमारा काम भी पूरा हो जाए एवं हम जो समारोह कर रहे हैं या जिस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं वह सफल तरीके से ख़त्म हो सके। बच्चों, यदि हम किसी समारोह को सफल तरीके से ख़त्म कर रहे हैं तो यह एक टीम के कारण ही होता है एवं इसके लिए टीम समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। और अब हम देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से यह उपयोगी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कई सारी चींटियां आपके सामने दिख रही हैं एवं वह एक चावल के दाने को रोल कर रही हैं, यानी कि घुमा रही हैं। तो यहाँ देखें कि चावल के एक दाने को रोल करने के लिए हम 4 चींटियों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। क्या आपको लगता है कि यह संभव होगा यदि वे एक टीम में काम नहीं कर रहे थे? तो बच्चों, यदि कहा जाए कि एक चींटी चावल के दाने को रोल करे तो क्या यह संभव है, और यदि है भी तो वह काम उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, यही होता है जब हम एक टीम में काम करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बिना टीम का काम कर ले, लेकिन
जब वह बिना टीम के काम करेगा तो इसके लिए वह अतिरिक्त समय लेगा, साथ साथ में उसे मेहनत भी अतिरिक्त करनी पड़ेगी। लेकिन जब वह काम एक टीम के अंतर्गत किया जाता है तो वह काम भी बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छे से ख़त्म होता है। यह दर्शाता है कि जब हम व्यक्तियों की ताकत को जोड़ते हैं तो हम बड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी बड़ा काम हो, यदि हम चाहते हैं कि यह आसानी से ख़त्म हो और यह आसानी से किया जा सके तो हमें इसको टीम में करना है, ताकि वह काम आपके लिए एक सफल तरीके से पूरा हो सके। तो बच्चों, जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर दी गई है जिसमें बताया गया है कि टीम का मतलब क्या होता है। जहां टी का मतलब होता है टुगेदर यानी एक साथ, ई का मतलब होता है एवरीवन यानी हर कोई, और ए का मतलब होता है अचीव्स यानी पाना, और मोर का मतलब होता है ज़्यादा या फिर मैक्सिमम। तो बच्चों, हमें एक साथ सभी लोगों को कई सारी चीज़ें पाना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाने की कोशिश करना है। यही एक टीम का काम होता है या यही टीम सिखाती है। एक टीम का सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक साथ काम करने वाले लोगों का एक समूह है। हर टीम के पास लक्ष्य हासिल करने का एक सेट होता है। एक समूह में एक साथ काम करने की प्रक्रिया टीम में कार्य या फिर टीम वर्क करने की है। टीम के काम में एक और उदाहरण पर नज़र डालते हैं। बच्चों, दरअसल टीम का मतलब कि एक ग्रुप है जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वह किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वह उस लक्ष्य को एक साथ पाना चाहते हैं। जिसका मतलब है कि एक लोगों का समूह है जो किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वह उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो यह पूरे टीम का लक्ष्य होता है। इसका क्रेडिट भी पूरी टीम को जाता है। जैसे यदि हम किसी एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो एक फुटबॉल टीम का गठन 11 टीमों की सदस्यों के साथ किया जाता है। अकेले कप्तान या सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड या सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अकेले गेम नहीं जीत सकते। प्रत्येक खिलाड़ी की भूमिका होती है और वे सभी मिलकर टीम की सफलता में योगदान देते हैं। बच्चों, कहा जाए कि एक फुटबॉल टीम है जिसमें एक बहुत अच्छा गोलकीपर है और अकेले उसी के दम पर वह पूरी टीम जीती है, तो यह गलत है, क्योंकि जब तक अन्य प्लेयर्स उसको बॉल पास नहीं करेंगे तब तक वह कैसे गोल कर पाएगा। तो जब भी कोई टीम जीतती है तो उसमें पूरी की पूरी टीम का योगदान होता है, ना कि उसमें अकेले कप्तान का या फिर अकेले फॉरवर्ड्स का या फिर किसी गोलकीपर का। इसके लिए पूरी टीम जिम्मेदार होती है, चाहे वह हारे या चाहे वह जीते। तो हमें हमेशा टीम में काम करना चाहिए जिससे कि किसी काम को आसानी से किया जा सके। एक टीम में प्रत्येक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीम में प्रत्येक व्यक्ति को टीम की सदस्य कहा जाता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को टीम में उसकी भूमिका को समझाना होगा। बच्चों, यदि हम बात करें कि आखिर टीम में रहने वाले व्यक्ति क्या क्या होते हैं और किस प्रकार के उनको काम दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें इन बिंदुओं को याद रखना होगा कि जो भी व्यक्ति हमारी टीम में है उसको किसी न किसी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और साथ ही हमें यह देखना चाहिए कि वह उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभा पाता है या फिर नहीं निभा पाता है। टीम में व्यक्ति को उस टीम का सदस्य कहा जाता है, और यदि किसी टीम में कोई सदस्य उस काम को नहीं कर रहा है तो इसका प्रभाव पूरी की पूरी टीम पर या उसके काम पर पड़ता है और वह एक रिजल्ट की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः टीम के सभी मेंबर्स को या सभी सदस्यों को अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा, और टीम के प्रत्येक सदस्य को उसकी भूमिका को समझाना होगा कि आप यह काम क्यों जरूरी है जो कि आप यह काम कर रहे हैं, और आपके काम से आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो किस प्रकार से आपकी टीम सक्सेस या फिर अनसक्सेस हो सकती है। तो इसके आगे देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जय को टीम का हिस्सा बनना पसंद है और
अपनी टीम के सदस्यों को अपने कौशल में सुधार करने में मदद करता है। बच्चों, जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर है जिसका नाम है जय, और इसे टीम का हिस्सा बनना बहुत पसंद है। यदि किसी टीम में इसे सिलेक्ट किया जाता है तो इसे बहुत पसंद है, और साथ में इसका काम क्या है कि यह टीम के जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको कौशल के में सुधार करने के लिए हमेशा मदद करता है। उन्होंने सामुदायिक सफाई अभियान में भाग लेकर अपने आस पड़ोस को साफ रखने के लिए स्वयं सेवा के कार्य किए हैं। बच्चों, यहाँ एक टीम का मेंबर जो कि जय है, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर किसी साफ सफाई का अभियान चलाया और वहाँ पर अपने आस पड़ोस को साफ रखने की कोशिश की, और इसके लिए वह खुद से ही आगे आए जिससे कि उनका आस पड़ोस या मोहल्ला साफ रह सके। वहीं दूसरी ओर एक अन्य बच्चा है जिसका नाम है अशोक, जो कि एक फुटबॉल टीम का खिलाड़ी है। तो इसको गोल करना बहुत पसंद है और यह सर्वोच्च गोल स्कोर करने वाला खिलाड़ी है और इस पर गर्व करता है। यह बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई बच्चा है जो कि सर्वश्रेष्ठ गोल करता है तो वह अपने आप पर गर्व करता है। लेकिन समस्या कहाँ होती है, वह अपनी टीम की हार की कीमत पर भी गेंद को पास नहीं करता है। बच्चों, यदि उसे पता है कि वह बहुत अच्छा गोल कर सकता है, वह सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है, परंतु जब उसकी टीम हार रही है और उसको ऐसा दिख रहा है कि वह जो गोल करेगा वह नहीं हो सकता जबकि टीम का अन्य खिलाड़ी वह गोल कर सकता है, तो यहाँ फिर भी वह गेंद को पास नहीं कर रहा है। इससे उसकी टीम हार जाएगी, लेकिन वह गेंद को पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ वह अपने ऊपर घमंड कर रहा है कि वह गोल कर सकता है, परंतु अन्य व्यक्ति जो कि गोल करने में सक्षम है और वह उस समय पर गोल कर सकता है तो फिर उसे गेंद पास करनी चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति गोल करता है तो उससे वह ईर्ष्या करता है, जो कि गलत है। यदि आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो आप किसी अन्य खिलाड़ी से ईर्ष्या नहीं रख सकते, और अगर आप ईर्ष्या रखते हैं तो इसका खामियाजा पूरी टीम को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किसी टीम में मेंबर्स नहीं होने चाहिए, और यदि इस प्रकार के मेंबर्स आपकी टीम में होते हैं तो यह हमेशा आपके काम को बिगाड़ेंगे, ना कि किसी काम को बनाएंगे। आगे बात करते हैं कि यदि हम टीम में काम करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला तो आता है कि एक टीम में सभी की भूमिका होती है, इसलिए सफल होने का दबाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता है। बच्चों, जब भी हम एक टीम में काम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह पूरी की पूरी टीम का आता है, अब चाहे वह सही आए या फिर गलत आए, इससे किसी एक व्यक्ति पर दबाव नहीं रहता है। दूसरा आता है कि यह आपको एक समर्थन प्रणाली बनाने में मदद करता है, क्योंकि टीम के सभी सदस्य एक टीम के सदस्य द्वारा की गई किसी भी गलती को ठीक करने में मदद करते हैं। बच्चों, जब भी हम किसी टीम में काम करते हैं और यदि हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हमारे टीम के अन्य मेंबर्स हमारे काम को देखते हैं या हमारे काम को जांच करते हैं, तो इससे हमारी गलतियां पता चलती हैं। साथ ही यदि हमसे वह काम नहीं बन रहा है तो हमारे टीम के अन्य मेंबर्स उस काम को करते हैं या फिर उसे सुधारने में हमारी मदद करते हैं, जो कि हमारी टीम के लिए या हमारे लिए एक लाभदायक होता है। अगला बिंदु आता है, आपको अच्छा लगता है जब टीम सफलता प्राप्त करती है और यह आपके आत्मविश्वास का निर्माण करती है। बच्चों, जब भी हम अपनी टीम के साथ में काम करते हैं और सफल होते हैं तो हमें अच्छा अनुभूति होती है और इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है और हम उस काम को फिर और भी तेजी के साथ या और भी अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है कि काम तेजी से हो जाता है। बच्चों, निश्चित रूप से जब किसी काम को हम बांट करके या फिर कई छोटे छोटे समूहों में बांट करके करते हैं तो कोई भी काम जो कि बड़ा हो या फिर अधिक समय ले रहा हो वह बहुत ही तेजी से और बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि हम एक टीम में किस प्रकार से व्यवहार करें। टीम में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझें। सबसे पहले तो बच्चों हमें यह समझना होगा कि यदि हम टीम के मेंबर्स हैं तो हमारा काम क्या है। हमें अपनी भूमिका को बखूबी समझना होगा और उस पर काम करना होगा। हमेशा सोचें कि टीम की सफलता के लिए सबसे अच्छा
क्या है। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति अब केवल अपने लिए टीम में रहते हुए केवल अपने लिए सोचता है तो यह हमारी टीम के लिए हानिकारक है। अतः आप यह सोचें कि किस प्रकार से हमारी टीम सफल हो सकती है और आप ऐसा क्या करें कि आपकी टीम सफलता को प्राप्त कर सके। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। यदि हम किसी टीम में काम कर रहे हैं और आपने कोई गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी लें और उसे सुधारने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी टीम पर उसका प्रभाव ना पड़े और टीम के बाकी के मेंबर्स अपने काम को बखूबी कर सकें, जो कि आपकी टीम के लिए ही लाभदायक होगा। अपने साथियों के साथ खुलकर बात करें। यदि हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हमें अपने बाकी के मेंबर्स के साथ खुलकर के बात करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ज़रूरी जानकारी जो कि हमारे टीम के लिए लाभदायक हो सकती है वह ना रह जाए, या कोई भी ऐसी जानकारी जो आपकी टीम के लिए हानिकारक हो सकती है वह ना रह जाए, ताकि आपकी टीम सफलता प्राप्त कर सके और कहीं पर भी इस प्रकार की समस्याएं आपको उत्पन्न ना हों। टीम के साथ मुद्दों को साझा करें। जिस प्रकार के आपके मुद्दे हैं, जिस प्रकार की आपकी सोच है, जिस प्रकार आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस बारे में एक पूरी टीम के साथ में बात करें, उसके बाद ही आप उस पर काम करें। तो हमें यहाँ पर हर किसी नए मुद्दे पर या कोई भी ऐसा मुद्दा जो आपकी टीम के लिए लाभदायक या फिर हानिकारक हो सकता है, उस पर सभी मेंबर्स आपस में बात जरूर करें। अपने टीम के सदस्यों के प्रति सम्मानपूर्ण रहें। बच्चों, हमें अपनी टीम के सभी मेंबर्स का सम्मान करना है। साथ ही किसी भी मेंबर्स के लिए हमें अपमानजनक या फिर इस प्रकार के व्यवहार नहीं करना है जिससे किसी को बुरा लगे या फिर किसी को पर्सनली नहीं लेना है। कड़ी मेहनत करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों, जब हम टीम में काम करते हैं तो हमें खुद तो कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, साथ ही अपने साथी मेंबर्स जो कि हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी इस प्रकार से काम करें ताकि हमारी टीम बहुत अच्छा कर सके। अपनी टीम के साथी की सफलता के लिए खुश हों। जब भी आपके टीम का मेंबर्स कुछ अच्छा कर रहा हो तो उसका मनोबल बढ़ाएं और उसकी सफलता में खुश हों, ताकि वह उस काम को फिर और भी अच्छे से कर सके। एक टीम के रूप में सफलता का जश्न मनाएं। बच्चों, यदि हमारी टीम सफल होती है तो इस सफलता का जश्न हमें पूरी टीम के साथ में मनाना चाहिए, और जब हम पूरी टीम के साथ में सफलता का जश्न मनाते हैं तो इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है, और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना आएगी तो अगली बार आप उस टीम के साथ में और भी बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं एक उदाहरण की, किस प्रकार से टीम मेंबर्स या फिर टीम जरूरी है, टीम वर्क जरूरी है। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज खुला हुआ है जिसमें है वर्षों के गहन विश्लेषण के बाद गूगल अच्छी टीम वर्क की कुंजी का पता लगाता है। बच्चों, गूगल ने एक दशक पहले एक अच्छी टीम वर्क किस प्रकार से उपयोगी है या किस प्रकार से टीम वर्क काम करता है इसके बारे में पता लगाया था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पिछले दशक में गूगल ने अपने कर्मचारियों के जीवन के लगभग हर पहलू को मापने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें से सबसे अच्छा प्रबंधक साझा करता है कि लोग विशेष रूप से एक साथ कितनी बार खाते हैं। तकनीकी दिग्गज को यह पता लगाने के लिए निर्धारित किया गया था कि सही टीम को कैसे संकलित किया जाए। बच्चों, बात कर रहे हैं पिछले दशक की, यानी करीब करीब 10 साल पहले की, जिसमें गूगल ने जो उसके कर्मचारी थे उनके जीवन के हर एक पहलू के बारे में जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से हमारे कर्मचारी किसी टीम में काम करते हैं, या उनके कर्मचारी या एम्प्लॉयज आपस में कितनी बार एक साथ खाना खाते हैं या कोई भी प्रकार का काम कितनी बार एक साथ करते हैं। तो इसके लिए उसने कई सारे डॉलर खर्च किए और फिर कभी जाकर वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचा। सबसे पहले वहां पर एक सही टीम का पता करने के लिए कि आखिर एक टीम क्या होती है, और किसी टीम के बारे में जानने के लिए उसने एक अध्ययन करवाया।
जिसमें उसने देखा एक तारकीय टीम बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों का सही मिश्रण खोजने पर कंपनी के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की। बच्चों, यहाँ एक तारकीय टीम बनाने की आवश्यकता थी और वह यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि एक टीम होती क्या है और टीम का काम क्या होता है, किस प्रकार से एक अच्छी टीम बनाई जा सकती है, टीम में किस प्रकार के लोग होने चाहिए, और यही सभी चीज़ों पर, इन्हीं सभी बातों पर बार बार रिसर्च चलती थी, बार बार उस पर काम किया जाता था और इसके लिए उसके अधिकारियों ने भी कड़ी मेहनत की। उनका मानना था कि अच्छी टीमों के निर्माण का मतलब है सर्वश्रेष्ठ लोगों का संयोजन। इनका मतलब है कि जो भी टीम है, यदि किसी टीम का निर्माण किया जाता है, किसी टीम को बनाया जाता है, तो यहाँ जो टीम के मेंबर्स होंगे वो सर्वश्रेष्ठ होंगे। इसमें जितने भी मेंबर होंगे वह सभी अपनी अपनी फील्ड के या अपनी अपनी फील्ड के मास्टर होंगे और यह पूरा एक संयोजन होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। 2012 में गूगल ने प्रोजेक्ट अरस्तु के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया। इसमें कई साल लग गए हैं और सैकड़ों कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार में शामिल हुए। उन्होंने कंपनी में 100 से अधिक सक्रिय टीमों के लोगों के बारे में डेटा का विश्लेषण किया। बच्चों, गूगल ने 2012 में एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था अरस्तु, और इसके अंतर्गत उसने कई सारे लोगों का साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया था और उस साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने कई सारे विश्लेषण किए और उनका जो डेटा लिया गया उस पर कई प्रकार की जांच की गई और तब जाकर कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुआ, जिसमें कि उन्होंने देखा गूगल के गहन डेटा संग्रह ने उन्हीं निष्कर्षों को जन्म दिया जो अच्छे प्रबंधकों को हमेशा ज्ञात होते हैं। बच्चों, जब गूगल ने यह रिसर्च करवाई तो यहाँ कुछ नया पता नहीं चला, बल्कि वही पता चला जो कि एक मैनेजर को पता होता है कि किस प्रकार से उसे अपनी टीम को मैनेज करना है। सर्वश्रेष्ठ टीमों में सदस्य संवेदनशीलता दिखाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे को सुनते हैं। बच्चों, जब भी कोई सर्वश्रेष्ठ टीम होती है जो एक अच्छी टीम कहलाती है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले उसके जो सदस्य मेंबर्स होते हैं, जितने भी उसमें सदस्य होते हैं, वह सबसे पहले तो अपने काम के प्रति संवेदनशील होते हैं। वह अपने काम या अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि उन्हें अपना काम कितनी जिम्मेदारी के साथ करना है। और दूसरी बात यह आती है कि वह सभी एक दूसरे की बात को सुनते हैं और जब वह एक दूसरे की बात को सुनते हैं तो उनका जो निष्कर्ष होता है, उसका जो सार होता है, वह उन्हें समझ में आता है और उसी के बाद वह अपने काम को अंजाम देते हैं। मैट सकुगुची, जो गूगल के एक मिड लेवल मैनेजर थे, प्रोजेक्ट अरस्तु के निष्कर्षों को व्यवहार में लाना चाहते थे। बच्चों, एक गूगल के उस समय के मिड लेवल मैनेजर थे जिनका नाम था मैट सकुगुची। ये अरस्तु प्रोजेक्ट पर जो निष्कर्ष निकला था कि एक टीम के मेंबर्स में क्या चीज़ होनी चाहिए, उसमें एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, साथ ही टीम के मेंबर्स आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर सकें, एक दूसरे की बात को समझ सकें, इस चीज़ को वह व्यवहार में लाना चाहते थे। वह अपनी कंपनी के सभी मेंबर्स पर लागू करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने कैंसर के निदान के बारे में खुलने के लिए उन्होंने अपनी टीम को रवाना किया। बच्चों, सबसे पहले उन्होंने जो कैंसर उनको था उसके बारे में पता करने के लिए उन्होंने अपनी टीम को भेजा। हालांकि शुरू में चुप उनके सहयोगियों ने फिर अपनी निजी कहानियों को साझा करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद जब एक टीम के रूप में वह काम कर रहे थे तो टीम के सभी मेंबर्स ने अपनी कुछ पर्सनल कहानियाँ एक दूसरे के सामने रखी और एक दूसरे के साथ वह शेयर की ताकि एक दूसरे को उनके बारे में आपस में पता चल सके। सकुगुची की रणनीति के केंद्र में और गूगल के निष्कर्ष मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की अवधारणा है। तो बच्चों, जो सकुगुची थे जो कि मिड लेवल मैनेजर थे, इनकी जो रणनीति थी उसके आधार पर गूगल का जो निष्कर्ष वह मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था कि किस प्रकार से व्यक्ति आपस में
कोऑर्डिनेशन कर सकें और एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकें। एक साझा विश्वास है कि टीम पारस्परिक जोखिम लेने के लिए सुरक्षित है। गूगल अब एक सफल टीम के निर्माण में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण कारक बताता है। बच्चों, यदि हम गूगल की बात करें तो यह किसी भी टीम के निर्माण में मानता है कि जो सदस्य हैं उन सदस्यों का मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। गूगल ने यह उजागर किया कि व्यापार जगत के नेता कुछ समय के लिए क्या जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ टीमें इस बात का ध्यान रखती हैं कि सभी सदस्य बातचीत में समान रूप से योगदान दें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। यह टीम में कौन है और सदस्यों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करने में कम है। बच्चों, गूगल ने यह जाना और उसके बाद यह बताया कि जो उसका बिजनेस है इसके अंतर्गत एक सर्वश्रेष्ठ टीम क्या ध्यान रखती है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो उसने बताया कि आपस में सदस्यों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, साथ में सभी लोगों को समान रूप से योगदान देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और यदि यह सभी चीज़ें होती हैं तो यही एक टीम के मेंबर्स के सबसे अच्छे गुण होते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि टीम का अर्थ क्या होता है, टीम में काम करने से कौन कौन से लाभ होते हैं एवं टीम में लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या महत्व है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सत्र क्रमांक 5 नेटवर्किंग कौशल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।